कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का जो हिंदी विषय जो प्रथम भाषा आपकी है हिंदी, कक्षा 7वीं की हम बात कर रहे हैं। आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 24 तारीख को। 24 नवंबर को आप देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर। तो आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। 60 नंबर का आपका पेपर रहता है। इस पेपर को आपको 2.5 घंटे में हल करना है। बात कर रहे हैं हम राज्य शिक्षा केंद्र कक्षा 7वीं का पेपर हिंदी विषय का। चलिए तो पूरे क्वेश्चन पेपर को हम हल करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ से देखेंगे हम पहला। यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन, आप प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं, तो इसमें आपका आंसर होगा सरल। इस खालिस्तान में आप लिख देंगे सरल। दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पहला तीसरा। तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। कौवा के समान, बगुला के समान, हंस के समान, कोयल के समान। तो इसमें आपका आंसर होगा हंस। उत्थान का विलोम पतन, गिरना, चोटी, ठहरना। तो इसमें आपका आंसर होगा पतन। पतन करेक्ट आंसर आपका होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, यहीं से लिखना है हमें, खालिस्तान सेलेक्ट करके कौन से में क्या आएगा। दिन दिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। पहले वाले खालिस्तान में अनुप्रास उतार लें आप यहाँ से। दूसरा, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम, आंसर हो जाएगा प्राणायाम। अगला क्वेश्चन, दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं दयालु। दयालु आपका आंसर होगा दयालु। दयालु आपका उत्तर हो जाएगा। पंख बना मेघ बजे, पंख बना मेघ बजे हरिचंदन, इसमें आ जाएगा आपका हरिचंदन। भारत एक खोज द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, क्वेश्चन नंबर 11। और दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है। योग की अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। और निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप, ये तद्भव है, तद्भव 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 रूप लिखना है। तो हम देख लेते हैं तद्भव रूप, जैसे जल तो इसका पानी हो जाएगा, तद्भव रूप लिखना है। तत्सम तो है पुष्प का, फूल, और पर्वत का पहाड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आंसर देख लें पहले कौन सा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। इनके आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो शाम के समय गंगा नदी
शांत और सुनहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण, दयालु और मददगार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? तो यहाँ दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन या अंतरात्मा में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गणगौर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। आगे हम बात करें, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो योग के अति सूक्ष्म साधनों में धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक साथ क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? और 18वां, सज्जनता की पहचान किससे होती है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भाव अर्थ लिखिए। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? 22 तक के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो 23 है, किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो सभी के आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 17वें क्वेश्चन का आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। उसके बाद में मेघ बजे कविता नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मेघों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने लगता है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले, योग्य अभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। सच्चरिता और सदाचारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा 20 वाला क्वेश्चन। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे का भावार्थ। ये पंक्ति कहती है कि मेरा सभी जीवों के साथ हमेशा मैत्री भाव रहना चाहिए, यानी हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और मित्रता का भाव रखना चाहिए। यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए ये भावना लागू होती है। इस पंक्ति के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। यह भावना हमें एक शांतिपूर्ण और खुशहाल समाज बनाने में मदद करती है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 था आपका। दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी, ना ही डेस्क। जब वो सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। उसके बाद में ये क्वेश्चन रहा आपका 21वां, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए आपके। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर मैं जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आपको 10 वाक्य बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए 20 से ज़्यादा सालों तक काम किया। अगला, उन्हें भारतीय लोग पंडित कहते थे।
जिसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। उन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की। वे विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ मतलब गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाने जाते थे। वे भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे और वे 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनकी एक पुत्री थी इंदिरा गांधी। और एक और वाक्य, 17 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन जो बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 24 था, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तोड़ो कविता का मुख्य भाव, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अपने भाव को यहाँ पर खुद से लिखेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को अपने मन से लिखना है। जो भी आप कविता लिखना चाहते हो उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको उसका भाव लिखना पड़ेगा, किस संदर्भ में आप कविता लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर तो 24 तक पूरा पेपर का हल कर लिया है। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास का वीडियो पाने के लिए, अन्य विषय के पेपर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमसे किसी भी प्रकार की बात करना तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर जाइए, आप ज्वाइन कीजिए या फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको दूसरा किस विषय पर पेपर चाहिए, कौन से विषय का पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।